आज की वीडियो में जो चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं वो है मोर ऑफ रिलेटेड टू कंटेंट चेकलिस्ट, ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। रिसेंटली वी हैव डिस्कस कि हमें ऑन पेज एसईओ किस तरीके से करना है और ऑन पेज एसईओ में कौन-कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? मोर ऑफ हमने उसको डिस्कस भी किया कि ऑन पेज एसईओ डिटेल में किस तरह से किया जाता है, कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से किया जाता है और उसमें कौन-कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको आपको चेक करना होता है। But still people are questioning more of के like what is the checklist that we need to follow कि जिसको follow करके हम proper on page SEO कर सकते हैं। So I'm here with another video कि हम किस तरह से on page की SEO की checklist जो है उसको compile कर सकते हैं, ठीक है? और उसमें कौन-कौन से factors involved होते हैं। Okay, so do subscribe to my channel and do support my YouTube channel so that you can get more knowledge about SEO. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जो कि था ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड, जो कि आपको इधर मेरी वीडियो में शो हो रहा है, ठीक है? आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, आप उसको जाके देख सकते हो कि लाइक ऑन पेज एसईओ डिटेल में कैसे करते हैं। तो अगर हम इसका एक ओवरव्यू लें और एक चेकलिस्ट क्रिएट करना चाहें, तो मैंने अपने सामने स्क्रीन पे आपको दिखाया हुआ है कि ये सर्टेन फैक्टर्स हैं जिनको आप लेके अगर आप चलोगे, तो आप अपनी ऑन पेज एसईओ में फुली स्ट्रेंथ ले लोगे, ठीक है? अब इस चेकलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी प्रीवियस वीडियो में है, ठीक है? तो ये चेकलिस्ट जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में एक डॉक फाइल ऐड कर रहा हूँ जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स एडेड हैं, ठीक है? विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस के लाइक इसमें किस तरीके से, किस तरह से आप इस चीज़ को परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ मैं इस आर्टिकल का लिंक जिस समय ये रिसोर्स उठा रहा हूँ, उस आर्टिकल का लिंक आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है? और ये रिसोर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है? बेसिक चीज़ ये है कि ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है समटाइम्स, क्योंकि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स अपने सामने मेंशन करने होते हैं जिनका फॉलो अप आपको लेना होता है कि लाइक ये पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं या नहीं किए। अदरवाइज़ आप समटाइम्स ऐसे होता है कि किसी जगह पे जाके स्टक कर जाते हो और आप उस चीज़ को कंप्लीट कर नहीं पाते, ठीक है? तो उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए अब ये चेकलिस्ट जो हमने बनाई, जो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है? और इसको मैंने इन डेप्थ एनालिसिस इसका किया है, तो मुझे यही फ़ील हुआ है कि लाइक यही बेस्ट चेकलिस्ट है क्योंकि मेरे सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है? तो अब इसको वन बाय वन एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट में है योर प्राइमरी कीवर्ड शुड बी एट द स्टार्ट ऑफ द टाइटल, ठीक है? अभी इनिशियली ये होता है कि लाइक अगर आपने कोई जो है पेज लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज़ किया है, तो उसमें आपने जो भी फ़ोकस कीवर्ड रखा है, जो भी क्वेरी रखी है, उसको आपके मेटा टाइटल के स्टार्ट में होना ज़रूरी है और आपके मेटा टाइटल में उसकी एक्जिस्टेंस मस्ट है, ठीक है? ये वही चीज़ है जो मैंने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन की वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी और मैंने अपनी ऑन पेज एसईओ की जो डिटेल वीडियो थी उसमें भी एक्सप्लेन की थी, ठीक है? सो योर प्राइमरी फोकस शुड बी टू ऑप्टिमाइज़ योर मेटा टाइटल। उसमें आप अपना कीवर्ड इंसर्ट करो, बट वो कीवर्ड इस तरह से इंसर्ट करो कि वो स्टफ़ कीवर्ड ना लगे। लाइक आपके टाइटल में ऐसे ना लग रहा हो कि आपने किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है? तो उस चीज़ पे थोड़ा-सा आपने फ़ोकस करना है और उसके अकॉर्डिंगली इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। और मेक श्योर कि आपका जो टाइटल टैग है, ठीक है, वो अराउंड 50 टू 55 कैरेक्टर्स या 50 टू 60 कैरेक्टर्स के अंदर फ़ॉल कर रहा हो, ठीक है? फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज़ योर पेज टाइटल योर पेज टाइटल शुड बी इन H1 टैग्स, ठीक है? ये तो आपको पता होगा कि लाइक आप H1 टैग में ये चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है? और H1 टैग आपको कोशिश ये करते हो कि पेज पे वंस यूज़ हो, ठीक है? बार-बार आप पेज पे रिपीटेडली H1 टैग यूज़ ना करो तो बेस्ट है, ठीक है? क्योंकि आप रिपीटेडली H1 यूज़ करते हो तो वो टाइटल की एक जो है पिक्चर देता है और उसकी वजह से गूगल कन्फ्यूज़ होता है आपके डिफरेंट टाइटल से। अगर एक H1 टाइटल दूसरे H1 टाइटल से रिलेट नहीं कर रहा तो वो मोर ऑफ जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, कंटेंट से भी और पेज से रिलेटेड भी, ठीक है? तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड इन योर यूआरएल, ये चीज़ मस्ट है, ये मैं स्टार्ट से कहता आता हूँ कि अगर आपने ऑन पेज को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपका टाइटल में जो जो आपका यूआरएल है, ठीक है? वो जो स्लग जिसे आप कहते हो, उसमें आपका फ़ोकस कीवर्ड, एग्ज़ैक्ट फ़ोकस कीवर्ड नज़र आना चाहिए है, ठीक है? ये मस्ट होता है, ठीक है? और ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है किसी भी ऑन पेज में कि अगर आपने उस चीज़ को पुश करना है, ठीक है, सर्च में, तो आप उसको यूज़ करते हो अपने यूआरएल में एग्ज़ैक्टली, ठीक है? आप इसके साथ वेरिएशन रख सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो यूआरएल है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। लेंथी यूआरएल्स जो है वो प्रेफ़रेबल नहीं होते हैं ऐसे पर्सपेक्टिव से। सो मेक श्योर कि आपका यूआरएल एक डिसेंट
लुक दे रहा हो, उसमें आप अपना कीवर्ड जो है इंसर्ट करो और वो चीज़ आपको ज़रूर बेनिफिट देती है, ठीक है? ये कोर पॉइंट्स में से आता है, आप इसको हाइलाइट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आता है लेंथ ऑफ यूआरएल, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपका यूआरएल जो है उसकी लेंथ एक लिमिटेड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी यूआरएल नहीं होना चाहिए, वो प्रेफरेबल नहीं होता है। टारगेट कीवर्ड्स इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज़ देखी कि आपने मेटा टाइटल में चीज़ अपने कीवर्ड को रखना है, देन उसके स्लग में रखना है, दैट मीन्स यूआरएल में रखना है। उसके बाद यूआरएल की जो लिमिट है उसको प्रॉपर रखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना। जैसे समटाइम्स आप करते हो ब्लॉग लिखते हो, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उसका पूरे का पूरा टाइटल उठा के जो है यूआरएल में ऐड कर देते हो, जो कि प्रेफरेबल अप्रोच नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप अवॉइड करो। उसके बाद आ जाता है कि आप जो है टारगेट कीवर्ड अपना मेटा डिस्क्रिप्शन में रखो, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि जो गूगल की सर्व्स होती हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, उसमें आपको जो है अ, आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ही डिस्प्ले हो रहा होता है मोर ऑफ, ठीक है? तो अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करोगे, उसमें कीवर्ड्स ऐड करोगे, ठीक है? तो मतलब आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन में असल में प्ले एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि उसमें आपके पास डिस्क्रिप्शन की सराउंडिंग होती है, जिसके बीच में आप कीवर्ड को एडजस्ट प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो मोर ऑफ आप मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऑप्टिमाइज़्ड लिखो, जिसमें आपका कीवर्ड यूज़ हो रहा हो सही तरीके से, मेटा टाइटल भी उस तरह लिखो। तो आपके पास ये 2 चीज़ें अगर सही तरीके से ऑप्टिमाइज़्ड हैं, साथ ही यूआरएल, तो यही 3 चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं जो आपके सर्च में शो हो रही होती हैं। तो अगर ये आपकी ऑप्टिमाइज़्ड है, तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कि ये 3 चीज़ों को सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करो। उसके बाद आप आगे मूव ऑन करते हैं, तो आपके पास कंटेंट की रीडिंग लेवल आता है, जिसे आप कंटेंट की रीडेबिलिटी कहते हैं। वो मैंने कंटेंट की वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो भी आप लिंक पे देख सकते हो। तो कंटेंट की रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज़ जो है बाउंस रेट भी आपका ज़्यादा होता है और गूगल उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाता अगर इन केस वो रोबोटिक साउंड देता है, ठीक है? तो कंटेंट की रीडेबिलिटी होनी चाहिए, ईज़ी टू डाइजेस्ट होना चाहिए आपका कंटेंट और लेमैन उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है? उसके बाद आ जाता है सब हेडिंग का स्ट्रक्चर और प्राइमरी कीवर्ड इन फर्स्ट 50 टू 100 कैरेक्टर्स, ठीक है? ये हम मेक श्योर करते होते हैं कि आपका कंटेंट यूनिक हो, ये भी मैंने सॉरी पॉइंट मिस कर गया, ठीक है? कि आपका टारगेट कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद मैं 2 पॉइंट्स मिस कर गया, सॉरी। उसको दोबारा रिपीट करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस फोकस कंटेंट स्ट्रक्चर। फिर आ जाता है कंटेंट का स्ट्रक्चर, जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आपका स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। अगर आपका कंटेंट स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, तो आपकी ऑन पेज एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? कंटेंट स्ट्रक्चर में आता क्या है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंटेंट स्ट्रक्चर में आपका जो हेडिंग का स्ट्रक्चर है वो आ जाता है कि आपने हेडिंग की टैक्सोनॉमी किस तरह से रखी है और उसकी सब्सिक्वेंटली आपने कंटेंट कैसे प्लेस किया है, ठीक है? प्रॉपर फ्लो बनना बहुत ज़रूरी होता है एक ऑन पेज एसईओ के उसमें। आपने सिर्फ कंटेंट स्टफ़ नहीं करना, आपने कंटेंट फेंकना नहीं है, आपने उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखने से आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होने वाली है उस चीज़ में, ठीक है? तो आपने ये करना है कि अच्छा कंटेंट हो, प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़्ड हो, स्ट्रक्चर अच्छा बना हो, उसकी टैक्सोनॉमी अच्छी हो और वो फ्लो प्रॉपर मेंटेन करा हो, दैट इज़ द बेस्ट कंटेंट। उसी को कंटेंट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है? आगे मूव ऑन करते हैं, उसके बाद आ जाता है यूनिक कंटेंट। ऑब्वियस सी बात है कि जो गूगल है उसके काफ़ी एल्गोरिदम्स ने इनको हिट किया है, जो कंटेंट को कहीं से कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है? और उसकी जो है रेफरेंस नहीं ऐड करते या सम उसको स्पिन करके ऐड कर देते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है। यूनिक कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, दैट इज़ मस्ट, क्योंकि आपका जो ऑन पेज है वो सिर्फ प्ले हो रहा होता है अराउंड कंटेंट, ठीक है? ऑन पेज पे कंटेंट किस तरह से प्लेस है। तो कंटेंट तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है जी, कंटेंट इज़ किंग, ये आपको वैसे भी पता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कंटेंट रीडिंग लेवल, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और प्राइमरी कीवर्ड शुड बी इन फर्स्ट 50 टू 100 कैरेक्टर्स। लेट्स सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप यूट्यूब की वीडियो आपने सुना होगा कि लाइक जो यूट्यूब ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि लाइक अपनी यूट्यूब की वीडियो में फर्स्ट 3 टू फर्स्ट 2 टू 3 मिनट्स में अपनी उस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करते हैं बोलना, कि जिस चीज़ के बारे में वो टाइटल उन्होंने लिखा हुआ है। सेम गोज़ टू आपका जो वेब 2.0 है, सेम गोज़ टू योर लैंडिंग पेज। ये वेब 2.0 में भी आपने देखा होगा कि अब आप प्ले बटन को प्रेस करो तो वो ऑटोमैटिकली आपका जो कंटेंट है वो रीड करना शुरू कर देता है, ठीक है? सेम गोज़ टू आपका जो पेज है, ठीक है? लैंडिंग पेज, उसमें भी सेम चीज़ें प्रोसेस होती हैं कि आपका कंटेंट जिसके बारे में आपने कीवर्ड के बाद सराउंडिंग कंटेंट लिखा है, वो फर्स्ट पैराग्राफ में होना ज़रूरी है। अबव द फोल्ड जो आपकी स्क्रीन शो हो रही होती है विदाउट स्क्रॉलिंग, उस चीज़ में अगर आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, तो यूज़र अगर जिस चीज़ को सब को क्लिक करके आ रहा है, उसको नज़र आना चाहिए कि लाइक आप किसके बारे में लिख रहे हो। ये नहीं कि आप फिर एक्सप्लेन करने लग गए हो, जैसे उसने बटन प्रेस करके आपकी वेबसाइट पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि लाइक हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम ये चीज़ करते हैं, हम सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। नो,
आप उस चीज़ के अराउंड कंटेंट बिल्ड करो प्रॉपर तरीके से और उस चीज़ को वहाँ पे मेंशन भी करो जिस चीज़ को आपने अपने मेटा कीवर्ड्स में प्लेस किया है। दैट इज़ मस्ट, ठीक है? वहाँ से वरना बाउंस रेट बहुत होगा और आपको बेनिफिट नहीं करने वाला। आपने कीवर्ड प्लेस करके उस चीज़ को रैंक करवा दिया समहाउ, वो थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करेगा, फिर वो किक ऑफ हो जाएगा उधर से सर्च में से, ठीक? वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको प्रिसाइज़ करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? उसके बाद आ जाता है एलआईएसआई कीवर्ड्स, सब हेडिंग्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया कंटेंट स्ट्रक्चर में कि आपको जो है कंटेंट स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से लिखना है। एलएसआई कीवर्ड्स इज़ द इन द कंटेंट। LSI keywords is actually LSI means latent semantic indexing. That is actually, let's suppose मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कीवर्ड रिसर्च एंड मैंने इसको सर्च किया तो गूगल के सर्च में जो एंड पे चीज़ डिस्प्ले होती है कीवर्ड रिसर्च टूल ट्री एंड दीज आर दी LSI keywords. That is actually synonym or you can call it कि ये रेफरेंस टर्म्स होती हैं जो रिलेटेड टर्म्स होती हैं, ठीक है? तो इनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गूगल इसको कंसीडर कर रहा है कि ये रिलेटेड टर्म्स हैं, तो आप कौन होते हैं ये चीज़ करने वाले कि लाइक उसको ऐड ना करें। तो आप इन चीज़ों को, अगर वो आपको कह रहा है कि कीवर्ड रिसर्च की जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो ये हैं, तो आप इनको ज़रूर ऐड करें जो एग्ज़ैक्टली रेलेवेंट है, ठीक है? इनको ऐड करें कंटेंट में तो आपका कंटेंट एक एक्स्ट्रा पुश लेगा, ठीक है? ये हो गया, उसके बाद एलएसआईज़ हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारे पास keyword synonym rich content. Synonym rich content is LSI content kind of same, ठीक है? आप इसको सिमिलर ले सकते हो इस चीज़ में। फिर कीवर्ड की ऑर्डर प्लेसमेंट भी ज़रूरी होती है कि आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया स्टेम कीवर्ड्स, आपने सीड कीवर्ड को इनिशियली नहीं लेके आए, उसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं लेके आए और आपने जी स्टेम कीवर्ड्स रख दिए। स्टेम कीवर्ड इज़ एक्चुअली द लॉन्ग टेल वेरिएशन ऑफ द एग्जैक्ट कीवर्ड और सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड इज़ एक्चुअली द मेन टर्म जिसको आप कहते हो कि लेट्स सपोज मैं नाइकी शूज़ की बात करता हूँ, तो नाइकी शूज़ इज़ अ सीड टर्म, ठीक है? उस पे कीवर्ड जो है वो शॉर्ट सा कीवर्ड होता है, जेनेरिक कीवर्ड होता है, उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप हो सकती हैं। उसके जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं लॉन्ग टेल वेरिएशन, उन्हें हम स्टेमिंग कीवर्ड्स कहते हैं और समटाइम्स चंक कीवर्ड्स कहते हैं। तो उनका यूसेज प्रॉपर फ्लो में ज़रूरी होता है। उसको आप ऐसे नहीं कि इर्रेगुलर यूज़ करते रहें और जहाँ पे आपको लगे आपने वहाँ पे एडजस्ट कर दिया, नो। आपको प्रॉपर फ्लो में लेके चलना है। देन आ जाता है कीवर्ड ऑर्डर, तो मैंने बता दिया यूज़ ऑफ आउटबाउंड लिंक्स। अगर इन केस आपने कोई ब्लॉग लिखा है उसमें अगर आप क्वालिटी रिसोर्स को मेंशन करोगे तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है? और माइट बी चांसेस कि वो आपको रेफरेंस बैक करे कि लाइक इस प्रोडक्ट ने मुझे मेंशन किया बड़े प्रॉपर तरीके से और ये रिसोर्स अच्छा है, वो आपको भी लिंक बैक कर सकता है। दैट इज़ पॉसिबल। सो अच्छे रिसोर्सेज को लिंक आउट करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हो उसको। यूज़ ऑफ आउटबाउंड लिंक्स हो गया, इंटरनल लिंकिंग मस्ट है, आपका कंटेंट का जो आपकी साइट की हायरार्की है उसके लिए मस्ट है, आपको इंटरनली पेजेस के साथ लिंक करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अगर इंटरनली पेजेस के साथ लिंक नहीं करते प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो माइट बी चांसेस आपके कुछ पेजेस अबंडेंट रह जाएँगे, ठीक है? और उनके साथ कोई पेज आपस में लिंक नहीं कर रहा होगा। सो इट्स बेटर कि आप उनका प्रॉपर लिंकिंग स्ट्रक्चर बनाओ और उनके प्रॉपर तरीके से लेके चलो, ठीक है? सो इंटरनल लिंकिंग में ये होता है कि आप लिंक आउट करते हो अपने डिफरेंट पेजेस को अपने मेन पेज से। लेट्स सपोज मेरे पास लैंडिंग पेज है, ठीक है? उसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि दीज आर दी बेस्ट शूज़ दैट वी आर सेलिंग, ठीक है? उसके बारे में मैंने लिखा है और जो मेरा प्रोडक्ट है या ब्रांड है उसको साथ उसका लैंडिंग पेज है ये, एग्जैक्टली। और उसकी डिटेल में मैं मेंशन कर रहा हूँ कि वी हैव मेंशन्ड दीज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शूज़, तो आप वहाँ पे जाके उसको लिंक आउट कर सकते हो कि अदर कैटेगरी शूज़ जो हम सेल कर रहे हैं वो ये हैं और उनके ऊपर अच्छा एंकर पेश कर सकते हो। लाइक आप आपस में कंटेंट के जो यूआरएल की हायरार्की है उसको मेंटेन रखते हो ताकि आप ऐसा प्ले एरिया रखते हो कि जो यूज़र है वो आपकी उस पेज से बाहर ना जाए। उसी पेज के अंदर उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिले उस स्पेसिफिक क्यूरी से रिलेटेड। लेट्स सपोज मैं शूज़ की बात कर रहा हूँ, फिर शूज़ की वेरिएशन आ जाती है, शूज़ की टाइप्स आ जाती हैं, स्पोर्ट्स शूज़ आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो उसी के अंदर ही रिलेट हो रही हैं और लिंक आउट किया हुआ आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उसी के अंदर, तो वो चीज़ बहुत वैल्यूएबल होती है, ठीक है? और उससे लिंक जूस भी पास होता है, उससे ट्रैफिक जूस भी पास होता है और वो बेटर होता है। ट्रैफिक जूसेस एंड लिंक जूसेस एग्ज़ैक्टली कि आपकी उस लैंडिंग पेज पे जो ट्रैफिक आ रही है वो डाइवर्ट होती है आपके डिफरेंट पेजेस पे, ठीक है? जो कि अच्छी एक वैल्यू होती है। उससे आपको रैंकिंग में भी इफ़ेक्ट होता है। वर्किंग लिंक्स ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंटरनल लिंक्स में अगर आपके जितने भी लिंक्स आप प्लेसमेंट करते हो उसमें वर्किंग लिंक्स ही होते हैं मैक्सिमम, ठीक है? ऑप्टिमाइज्ड इमेज ऑल टैग्स
ये मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी आप इमेज प्लेस करते हो तो इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी होता है। इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है, दैट इज़ रिलेटेड टू सर्च स्निपेट्स में कुछ इमेजेस शो हो रही होती हैं कुछ यूआरएल के अगेंस्ट, ठीक है? वो भी बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ एक्चुअली द कैप्शन, ठीक है? आप समटाइम्स कैप्शन पे फोकस नहीं करते ब्लॉग्स में और कुछ जगह पे, तो इट्स बेटर कि आप जो है ना तो सिर्फ ऑल्ट एट्रीब्यूट डालो, इन केस अगर आपके पास कैप्शन अच्छा है, आपकी इमेज अपनी है, तो आप उसका कैप्शन भी अट्रैक्टिव सा ऐड कर सकते हो, दैट एड्स वैल्यू टू योर सर्च, ठीक है? तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। ऑब्वियसली मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस बहुत मैटर करती है। अगर आपके पेज मोबाइल पे सही तरह से अपलोड नहीं हो रहा, उसकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो वो रैंकिंग ड्रॉप करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आजकल जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो आपका मोबाइल से ही आ रहा है, और अगर वो वहाँ पे आपका यूज़र जो है वो सही तरीके से आपकी वेबसाइट नहीं देख सकता, तो बुरा एक्सपीरियंस जो है वो ऑब्वियस सी बात है, बाउंस रेट बढ़ा देता है। देन फास्ट स्पीड ये भी उससे रिलेट करता है कि आपकी मोबाइल और डेस्कटॉप की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, ठीक है? अगर वो फास्ट लोड नहीं हो रही है, ठीक है, 2 टू 3 सेकंड्स के अंदर या उससे ज़्यादा लोड हो रही है, तो वो फिर टाइम टेकिंग है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, बाउंस रेट बढ़ जाएगा आपका, और गूगल भी इसको कंसिडर नहीं करता, प्रायोरिटी नहीं देता उन साइट्स को। एचटीटीपीएस सिक्योरिटी, येस, दैट मैटर्स कि आपका प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है? समटाइम्स कुछ रीजन्स में आपकी वेबसाइट अगर एचटीटीपी पे आए, तो वो वेबसाइट ही ओपन नहीं होती है, वो आपको कहता है कि आप एडवांस फीचर्स में जाके एक्सेप्ट करें कि आप सिक्योरिटी फीचर्स प्रिकॉशंस को देख रहे हैं, तो वो चीज़ मैटर करती है, तो उस चीज़ को भी आपने देखना होता है। दैन मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, फास्ट साइट स्पीड, एचटीटीपीएस, लेंथ ऑफ ड्वेल टाइम, ठीक है? ये भी आप देखते हो, ठीक है? लेंथ ऑफ ड्वेल टाइम इज़ एक्चुअली आपका जो चीज़ है, आप उस पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है? लेट्स सपोज़ यहाँ पे इसकी डिटेल भी लिखी हुई है, ड्वेल टाइम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम समवन स्पेंड्स ऑन योर पेज कंज्यूमिंग द कंटेंट, ठीक है? आफ्टर थॉरो रिसर्च, ठीक है? लाइक अगर वो रिसर्च के बाद आपकी वेबसाइट पर आ रहा है और उस पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उस कंटेंट को देख के, ठीक है? तो और उससे बाउंस बैक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो जो ड्वेल टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर्चेज़ में, ठीक है? तो आपको उसको भी देखना होता है, ठीक है? और फिर बाउंस रेट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हर चीज़ के साथ-साथ कि बाउंस रेट वो होता है जिसमें आपकी वेबसाइट पे कोई आता है और एग्ज़ैक्टली आपकी वेबसाइट को देख के या तो उसके डिज़ाइन की वजह से या तो कंटेंट की वजह से वो बाउंस बैक हो जाता है कि लाइक मुझे ये चीज़ नहीं देखनी, मैंने गलती से क्लिक कर दिया, तो वो बाउंस रेट में कंसिडर होता है, ठीक है? लेंथ ऑफ कंटेंट, कंटेंट की लेंथ आपको फिगर आउट करनी होती है, वो निश पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सी निश में हो, उसकी कितनी लेंथ चाहिए, डिफ़िकल्टी कितनी है उस कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए, तो लेंथ उस पे डिपेंड करती है। तो इट मैटर्स कि आप लेंथ कितनी रखते हो, बट मेक श्योर कि जब आप लेंथ रख रहे हो कंटेंट की, तो उसमें अपना जो रीडेबिलिटी है उसको चेक पॉइंट में रखो। जो कंटेंट की मैंने गाइडलाइंस दी हैं, उसमें आप दूसरी वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि लाइक अपना कंटेंट अगर आइडियलाइज़ करना है कि कंटेंट कितना होना चाहिए, तो उसके पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं दूसरी वीडियो में, वो आप देख सकते हो। देन देयर इज़ बाउंस रेट बताया हुआ है, लेंथ ऑफ कंटेंट हो गया, डेप्थ ऑफ कंटेंट वो भी उसी में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया, इमेजेस, साथ वीडियोज़, एंड आप इन्फोग्राफिक्स यूज़ करते हो अट्रैक्टिवनेस के लिए, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। देन फ्रेशनेस ऑफ द कंटेंट, कंटेंट कितना फ्रेश है, आपने अगर साथ ऐड किया हुआ है कि लाइक इट्स पब्लिश्ड इन बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ 2021, तो वो ओल्ड कंटेंट काउंट होता है, आपको रिसेंटली अपडेटेड कंटेंट रखना होता है, ठीक है? और कंटेंट को टाइमली फ्रेश भी करना होता है, और साथ डेट्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? और समटाइम्स ऐसे होता है कि आप ओल्ड कंटेंट को दोबारा सिर्फ पब्लिश कर दो कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके, तो वो भी रैंक हो जाता है, दैट मीन्स कि फ्रेश कंटेंट मैटर्स, ठीक है? तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। और उसके बाद अगर आप चेक करो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, दैट इज़ मस्ट, ठीक है? तो वो आपको भी पता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक को आपको ठीक करना होता है, अदरवाइज़ आपका इंप्रेशन बुरा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस आपको ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी होगी, और मैंने डिटेल में चेकलिस्ट आपको एक्सप्लेन की है, और लाइक आप इस चीज़ को इस लिंक के थ्रू भी चेक कर सकते हो जो मैंने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, और उसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट का कहते हो तो मैं डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करके ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। इट्स बेटर कि आप यहाँ से जो ऑन पेज की चेकलिस्ट है, यहीं से देख लो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, और साथ में आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर करूँगा, ठीक है? So stay tuned to my channel if you like my video, to subscribe to my channel and to support